So let's start. ओके, जॉरी विंडो ओवर हो चुका है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ब्रॉडली दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले बात करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन की। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आपस में लोग अगर एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, देन दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। मतलब एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द टीम इफ दे आर टॉकिंग टू वन अनदर फॉर बिजनेस रिलेटेड, कुछ भी क्वेरी हो, फीडबैक हो, कोई कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, इफ इंटरनली बातचीत हो रही है आपस में एम्प्लॉइज के बीच में, यानी सारे के सारे उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, बाहर वाला कोई नहीं है, तो जब वो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, देन दैट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विल बी इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन हो सकता है, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, वन टू वन बोलते हैं जिसको हम लोग, या फिर एक इंसान बहुत बड़े ग्रुप के साथ बात कर रहा हो। बेसिकली बोलने का मतलब है इट कैन बी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट कैन बी इंडिविजुअल टू अ ग्रुप, और इट कैन बी अ ग्रुप टू इंडिविजुअल, और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। माने 5-6 लोग बैठकर भी दूसरे ग्रुप 5-6 लोगों के ग्रुप के साथ बात कर सकते हैं। एक 5-6 लोग का ग्रुप एक सिंगल आदमी के साथ बात कर सकता है, एक आदमी किसी 5-6 लोगों का ग्रुप के साथ बात कर सकता है, या फिर दो अलग अलग ग्रुप आपस में बात कर सकते हैं। तो एनी फॉर्म, अगर इंटरनली आपस में बातचीत हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे एक एक करके हो, एक दो हो, एक ग्रुप के साथ हो, ऑल आर कमिंग अंडर इंटरनल कम्युनिकेशन। नॉट नेसेसरी कि एक और एक दो ही लोग होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बोलने का मतलब ये है। और एक चीज याद रखना कि मैक्सिमम केसेस में इंटरनल कम्युनिकेशन ओरल फॉर्म में होता है, और इसका जो टोन होता है वो इनफॉर्मल होता है। ठीक है, मोस्टली। ओके, नेक्स्ट, पीपल ऑल्सो कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्सनल लेवल। अब हम लोग अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम लोग ऑफिस रिलेटेड बातचीत तो ऑब्वियसली करेंगे ही, लेकिन कभी कभी पर्सनल लेवल पर भी हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, बहुत सारे एम्प्लॉइज है, तो प्रैक्टिकली हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग हेड ऑफिस के पास या ऊपर डिपार्टमेंट के पास जाकर ही हर चीज बोले। तो समटाइम्स इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप, तो हम लोग को पर्सनल लेवल पर भी कम्युनिकेट करना पड़ता है इंडिविजुअली। तो ये इनफॉर्मल हो गया। जहां पर भी पर्सनल वर्ड में बोलूंगी ना, याद रखना वो इनफॉर्मल की बात हो रही है। एग्जाम्पल समझते हैं, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन एक बहुत कॉमन पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जो क्या होता है ना, बेसिकली स्कैटर्ड होता है। इसका कोई मतलब चेन नहीं होता है, एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो नहीं होता है कि हाँ मैं अभी पहले जाऊंगी पर्सन ए के पास, फिर ए का मैसेज जाएगा बी के पास, बी का जाएगा सी के पास, एक हायरार्की या चेन होता है, वो नहीं होता है। ग्रेप वाइन पता है क्या है, सुनी सुनाई बातों पर, र्यूमर्स पर, आधा सच्चाई पर अगर हम बात को फैला देते हैं ना सब जगह, तो वो होता है ग्रेप वाइन। जैसे कि मैंने अगर बाहर से कुछ अफवाह सुना और उस चीज को मैंने स्प्रेड कर दिया अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ग्रेप वाइन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब आप देखना जो इंटेलिजेंट मैनेजर्स होते हैं ना हमारी कंपनी में, वो लोग इस ह्यूमन वीकनेस का ना फायदा उठाएगा, और क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को जो कि फेवरेबल होगा, जो उनके हित का होगा ना, वो ही शेयर करेगा। जैसे कि अगर मुझे कुछ र्यूमर फैलाना है और वो र्यूमर अगर आपके फेवर में है, तो मैं अगर इंटेलिजेंट हूँ तो मैं आपके फेवर वाला बात ही आपको बताऊंगी, जो आपके अगेंस्ट होगा वो आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऐसा करने से मुझे पता है आप लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हो। तो बेसिकली ग्रेपवाइन में ना सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन र्यूमर्स। र्यूमर्स मतलब ही वही होता है, अफवाह। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि ये तो हम लोग पढ़ लिए कि ज्यादातर ओरल होता है, लेकिन कभी कभी ये रिटर्न भी होता है। तो नॉन वर्बल जब होगा ना, तो वो क्या हो सकता है एग्जाम्पल में, अगर आप बोलोगे कि मैम एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि मेमो, सर्कुलर, कोई भी नोटिस हो गया, ईमेल हो गया, एजेंडा हो गया, मिनट्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब रिटन कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है, विच आर ऑल्सो इंटरनल कम्युनिकेशन का ही पार्ट। ठीक है, ऑब्वियसली ईमेल ओरली नहीं होता है, ईमेल लिख कर दिया जाता है, नोटिस किसी को हम लिख कर भेजते हैं, रिपोर्ट, सर्कुलर सब रिटन होते हैं, मेमो रिटन होता है। सो दीज आर रिटन। वर्बल, नॉन वर्बल बोलो या रिटन बोलो एक ही बात है। ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का। अब वही ऑर्गेनाइजेशन के बंदे अगर किसी आउटसाइडर के साथ बात करें ना,
तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी का जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो कौन है? वो आउटसाइडर है। तो अगर बिजनेस करने के लिए मुझे इंटरनली एक्सटर्नली दोनों ही तरह कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इफ आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस आई हैव टू टॉक विद आउटसाइडर्स एज वेल, राइट? तो व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग or when the organization people are interacting with anyone who is outside the organization, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब वो आउटसाइडर आपका कस्टमर हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, डीलर हो सकता है, गवर्नमेंट, मीडिया, कोई भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि आपका क्लाइंट ही हो, कोई भी इंसान हो सकता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ना हो, एक्स वाई जेड एनीबडी। अब आप देखो कि किस फॉर्म में होता है ये कम्युनिकेशन, माने आप उसके साथ इंटरेक्ट किस मोड में करोगे। लेटर सर्कुलर के थ्रू कर सकते हो, परचेज ऑर्डर, कस्टमाइज्ड रिपोर्ट, ब्राउचर्स। अब आप बोलोगे एक एक समझाइए मैम किस रिस्पेक्ट में। देखो, अगर वो आपका कस्टमर है या फिर आपका वो अगर डीलर है, तो उसको आप क्या दोगे? परचेज ऑर्डर, कस्टमाइज्ड रिपोर्ट, ये सब हम लोग अपने डीलर या क्लाइंट को देते हैं। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्यों आप ये सब दोगे? गवर्नमेंट को आप लेटर या सर्कुलर दे सकते हैं, राइट? एडवर्टाइजमेंट अथॉरिटी होगा तो ब्राउचर्स दे सकते हो। टेंडर डॉक्यूमेंट हो गया आप जिसके साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। एडवर्टीजमेंट हो गया जिसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हो। तो डिपेंडिंग अपॉन हु यू आर टॉकिंग टू, उस मीडियम में आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, राइट? नेक्स्ट, और मोड्स क्या हो सकता है इसका? इसके अलावा प्रेस रिलीज हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, टेलीग्राम हो सकता है। तो दीज आर सम कॉमन मोड्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन विच इज यूज्ड इन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? नो मैम। कम्युनिकेशन फ्लो, कम्युनिकेशन फ्लो माने किस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन फ्लो करता है। तो नॉर्मली 4 डायरेक्शन में कम्युनिकेशन फ्लो करता है। आप चार्ट में भी देख सकते हो, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल। कम्युनिकेशन जब ऊपर से नीचे जाएगा तो वो डाउनवर्ड फ्लो होता है, नीचे से ऊपर जाए तो वो अपवर्ड होता है, लेफ्ट से राइट जाए तो वो हॉरिजॉन्टल होता है, और अगर टेढ़ा जाए ना, नीचे से ऊपर और टेढ़ा जाए तो वो डायगोनल होता है। मैथ्स में आप लोग को डायगोनल बहुत अच्छी तरह पता होगा, डायगोनल हम किसको बोलते हैं, राइट? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, आप लोग सभी को पता है हाँ डायगोनल। मैम। जैसे कि मैं हम्म। बताती हूँ आपको, ये एक डायगोनल है, अभी जो मैंने बनाया वो एक डायगोनल था, राइट? ओके, सो एक एक करके पहले पढ़ते हैं, एक एक। सबसे पहला है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बेसिकली हो गया वर्टिकल, राइट? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये कैसे हो सकता है? कोई भी हायर लेवल का मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, इफ ही वांट्स टू टॉक टू हिज वर्कर्स और सबॉर्डिनेट्स, देन ही विल टॉक, ही हैव टू गो बिलो, राइट? वो टॉप लेवल पर है, उसको लोअर लेवल पर जाना पड़ेगा बात करने के लिए। मतलब कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। अब इसमें बोलोगे कि क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि एक बॉस को अपने एम्प्लॉय से बात क्या करना होगा। जनरली वो कमांड ही देगा उसको, कोई इंस्ट्रक्शन देता होगा, कुछ समझा रहा होगा, या कोई रिक्वेस्ट भी कर रहा होगा। तो इस टाइप के एजेंडाज या कम्युनिकेशन को हम लोग डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, जहां पर अ टॉप लेवल पर्सन इज टॉकिंग टू हिज लोअर लेवल्स। नेक्स्ट, अपवर्ड फ्लो। अपवर्ड फ्लो बेसिकली फ्रॉम टॉप bottom to top, माने when the subordinate or the employee wants to talk to his manager or boss, then such will be example of upward flow. Why? Because वो नीचे लेवल पर है, वो ऊपर जाके बात करेगा, तो वो नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है कम्युनिकेशन। देन इट कैन बी रिक्वेस्ट, इट कैन बी कंप्लेन, इट कैन बी एनी एडवाइस जो वर्कर अपने बॉस को या अपने मैनेजर को देना चाहता हो, कुछ भी हो सकता है। डायगोनल क्या होगा पता है? डायगोनल में आपको ये याद रखना होगा, यहाँ पर मोर देन वन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि डायगोनल मैंने बताया ऐसे जाता है। ऐसे जाता है मतलब ये जो बंदा है और यहाँ पर जिससे ये बात कर रहा है बंदा, वो लोग का डिपार्टमेंट अलग है, उन लोग के डेजिग्नेशन भी अलग है, क्योंकि सेम लेवल पर तो है ही नहीं। वो सेम लेवल पर होता तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता, माने वो मेरे लेवल से ऊपर या नीचे है, मेरे लेवल का नहीं है। दूसरी बात, वो मेरे डिपार्टमेंट का भी नहीं है। So when I am talking to someone who is below or above my level and at the same time who belongs to a different department, then that communication between me and that person will be a diagonal flow of communication. ठीक है?
मैम वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ना, जैसे मैं एग्जाम्पल, डायगोनल। हाँ हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग फ्लो पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन का, एक्सटर्नल इंटरनल नहीं पढ़ रहे, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे कम्युनिकेशन नहीं नहीं, कैसे फ्लो करता है। आपका आवाज कट रहा है सर। हेलो। हेलो हेलो। तो डायगोनल फ्लो में ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, डिपार्टमेंट उसके बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अब आप सोच के देखो, परचेज डिपार्टमेंट वाले बंदे को कोऑर्डिनेट करना होगा सेल्स डिपार्टमेंट वाले बंदे से ऑर्डर्स के लिए, क्योंकि डिमांड के बेसिस पर ही मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगी। तो परचेज डिपार्टमेंट को पता चल करना पड़ेगा कि कितने एक डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो रॉ मटेरियल्स की ऑर्डर देगा। तो अगर आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में, तो कभी भी फ्लो स्मूथली फ्लो नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जहाँ पर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। और दोनों दो अलग अलग लेवल पर भी होते हैं दोनों बंदे, नॉट नेसेसरी कि वो इम्प्लॉय है वो भी इम्प्लॉय है, हो सकता है वो मैनेजर और दूसरा वाला इम्प्लॉय हो। तो जब उस तरह के कम्युनिकेशन हैपन होते हैं, तो उसका फ्लो को हम लोग बोलते हैं डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इज नथिंग बट व्हेन सेम लेवल पे अगर दो आदमी बात करते हैं ना, तो वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर मैं एक वर्कर हूँ और मैं जिसके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ वो भी वर्कर है उसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो अगर हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, मतलब डिपार्टमेंट यहाँ पर अलग हो या सेम हो मैटर नहीं करता, इट कैन बी अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, इट कैन बी द सेम एज वेल, बट हमारा स्टेटस, हमारा लेवल, यानी मेरा जो डेजिग्नेशन है और उसका जो डेजिग्नेशन है वो सेम होगा। मैम मतलब सेम है, पोस्ट सेम होना चाहिए। पोस्ट सेम होना चाहिए, करेक्ट। पोस्ट डेजिग्नेशन हायरार्की स्टेटस एक ही है सारा कुछ, ठीक है। अगर हमारा लेवल सेम है तो कम्युनिकेशन ऐसे जा रहे हैं ना, इसीलिए हॉरिजॉन्टल नाम दिया गया, ठीक है। डिपार्टमेंट होने तो दूसरा, बट हमारा लेवल सेम है, so that is horizontal flow. So we are clear with all the four flows of communication: horizontal, vertical, sorry, downward, upward, diagonal and horizontal. नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस, मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, मीन्स का मतलब क्या होता है, मोड्स और मीन्स का मतलब क्या होता है, क्या क्या माध्यम से, क्या क्या मीडियम से हम लोग कर सकते हैं कम्युनिकेशन, व्हाट ऑल कैन बी यूज टू कम्युनिकेट, दैट इज मीन्स और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब पहले तो देखो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में डिवाइड किया गया दो में, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और फर्दर आप देखोगे कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको चार में सब डिवाइड किया गया है, रिटन, ओरल, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, राइट। वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल फर्स्ट। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वर्बल वर्ड का मतलब पता है क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स वर्ड्स। वर्बल मतलब होता है जो वर्ड्स का यूज करे ना, उसको वर्बल बोलते हैं। अब वर्बल रिटन या स्पोकन मैसेज दोनों हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी अ रिटन और अ स्पोकन मैसेज जहाँ पे हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन, ओके। सो वर्बल कम्युनिकेशन के चार टाइप जो होते हैं ना, वो रिटन होता है, ओरल होता है, विजुअल होता है, ऑडियो विजुअल होता है। नाम से ही ना आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा एक एक लाइन में कि ये है क्या। रिटन कम्युनिकेशन नाम से क्लियर है कि विच इज इन राइटिंग, इन राइटिंग थ्रू लेटर्स हो सकता है, सर्क्यूलर्स हो सकता है, मेमो, ईमेल, रिपोर्ट, एनीथिंग इट कैन बी, राइट। जब भी मैं लिख कर कम्युनिकेट करती हूँ दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। अब फायदा नुकसान समझते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या होता है, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। फायदा क्या हो सकता है, पहले तो देखो जब भी आप कोई भी रिटन कम्युनिकेशन करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप मेल ड्राफ्ट करते हो, अगर आप मेल ड्राफ्ट करोगे ना तो आप अपना टाइम, यू विल टेक योर टाइम टू ड्राफ्ट अ मेल। आप इतना ऐसा नहीं कि लेके कुछ भी लिख दियो और भेज दियो। वेन एवर यू आर राइटिंग अ ईमेल आप हमेशा प्लान करके रखोगे, आपके पास सब कुछ रेडी रहेगा। मान लो कि आपको उसमें दो डॉक्यूमेंट अटैच करना है, so you'll be prepared to attach those documents, you know what to write, and आप आराम से अपना टाइम लेके प्लान करके उसको ड्राफ्ट करोगे एंड
यू विल बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। तो इसका एडवांटेज ये है कि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है प्लान करने का और ड्राफ्ट करने का। दूसरा, रिटन का बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, एक बार आप लिख दिए, आप सामने वाले को सेंड करने से पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हो, फिर से पढ़ सकते हो 2 बार 3 बार, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो बिफोर सेंडिंग इट। तो ये एक बेनिफिट है, इससे करेक्शंस मतलब गलती होने की चांसेस कम होती है। तीसरा ये हो सकता है कि जब भी आप जो लिखे हो ना, उसमें आप क्या कर सकते हो, चूज करने का ऑप्शन है। मतलब मान लो कि आपने कुछ लिख चुके, आप कुछ ऑलरेडी लिख चुके और आपने पहले कुछ और लिखा था, तो आपके पास वैरायटी है, कंपैरिजन कर सकते हो आप कि इसमें आप क्या मिस कर रहे हो जो आपने पहले लिखा था उससे। अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ हटाना है तो हटा सकते हो। तो यू हैव दी अपॉर्चुनिटी ऑफ चूजिंग एंड राइटिंग। बेसिकली चूज कर सकते हो वैरायटी से क्या करना है, क्या हटाना है, क्या लिखना है, ऑप्शन आपका बढ़ जाता है इसमें। नेक्स्ट होता है कि जो हम लोग प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन को हम लोग और ज़्यादा प्रेजेंटेबल कर सकते हैं, जैसे कि हेडिंग्स का इस्तेमाल करके, बुलेट्स फॉर्म में पॉइंट्स को डाल के एक अच्छा प्रेजेंटेबल मैसेज बना सकते हैं हम लोग रिटन में। नेक्स्ट, बेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज रिटन का ये होता है कि रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। जब भी हम कोई बात किसी को रिटन फॉर्म में देते हैं ना, तो उसको हम लोग जब चाहे रिट्राइव कर सकते हैं इन फ्यूचर, whenever you want to refer to that particular message or email or any document, आपके पास उसका रिकॉर्ड रहता है, या 5 साल बाद भी उसको रिट्राइव करना चाहो तो आप उसको कर सकते हो। ये वन ऑफ द मेन नंबर 1 पर ही पॉइंट होना चाहिए था कि रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज। ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, उसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। लिखने में आपको नहीं लगता समय ज़्यादा जाता है? अगर मुझे कोई चीज़ बोल कर बतानी हो तो ऑब्वियसली इट विल टेक लेस टाइम, राइट? तो इट टेक्स मोर टाइम टू कंपोज मैसेज इन राइटिंग, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट, इट ऑल्सो टेंड्स टू सफर from limitation of the sender like assumptions or prejudices, and the delayed feedbacks makes it worse। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जो भेजने वाला बंदा है, मान लो वो बहुत लिमिटेड अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और अजम्पशंस या प्रेजुडिस अजम्पशन, देखो सब इंसान का ना अपना अपना नजरिया होता है चीज को देखने का, और सबका अपना एक अजम्पशन भी होता है। जैसे क्या होता है ना, मैंने मैंने कुछ बोलना था आपको, मैंने बोल दिया मैसेज के थ्रू, वो मैसेज को आप पढ़ोगे, अब आप अपना अजम्पशन और प्रेजुडिस से उसी के अंदर एक इंटरप्रेट करोगे मीनिंग, कुछ बातें जो मैं नहीं लिखूंगी उसको आप अज्यूम कर लोगे मे बी, और मैं अपने लिमिट में जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन देना था मैंने वो मैसेज को लिमिट करके भेज दिया। अब कुछ अजम्पशंस जो लेने हैं वो आप अपनी तरफ से अपने एंड से ले लोगे और फिर आप उसको फीडबैक दोगे। दूसरा, क्योंकि रिटर्न है इसमें डिले हो जाता है, पहले तो मैं भेजती हूँ लंबा सा मैसेज लिख के, उसको आप पढ़ते हो समझते हो, फिर आप लिख के वापस से फीडबैक दोगे, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है इस प्रोसेस में, क्योंकि राइटिंग में हो रहा है। इट मे टेक टाइम ऑफ 1 और 2 डेज, मे बी आप सेम डे फीडबैक ना दो, अगला दिन दो। लेकिन ओरल में क्या होता है ना, हाथ के हाथ सब कुछ हो जाता है, मैंने आपको बोला तुरंत पूछा, आप कॉल पर ही मुझे जवाब भी दे दिया, तो इसमें टाइम सेव होता है, यहाँ पर टाइम नहीं सेव होता है, और कॉस्ट भी थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा पड़ जाता है। नेक्स्ट, inadequacies of first message may only be revealed when the reply arrives। करेक्ट, मैं अपने एंड से आपको मैसेज भेजती हूँ, मेरे नॉलेज में वो मैसेज बेस्ट है क्योंकि मैंने खुद ही ड्राफ्ट किया है, तो मुझे उसमें कुछ खामी नजर नहीं आएगी, लेकिन वो मैसेज कितना सही था या गलत था ये तो मुझे तब समझ में आएगा जब मुझे आपका रिप्लाई मिलेगा, मेरा मैसेज पॉजिटिवली आप तक गया कि नहीं, that I will be able to know only when the feedback comes or the reply comes from your side। तो जो inadequacy है, जो कमी है मेरे मैसेज में, that will be only known to me when you will reply, so it involves a lot of delay, right? Dependency। Next, it is in writing suffer from lack of congruence with non-verbal communication। Okay, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्बल, नॉन वर्बल अभी हम लोग पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे फीचर्स इसमें लैक करते हैं जो कि नॉन वर्बल में हमको पॉजिटिव मिलेगा, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल मतलब होता है समथिंग विच इज स्पोकन, राइट? यहाँ पर क्या होता है ना, ज्यादातर हम लोग बात करके जब कम्युनिकेट करते हैं दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। बात करके यानी कि मैसेज में भी हो सकता है, फेस टू फेस तो होता ही, ये कॉमन है। फिर
टेलीफोनिक हो सकता है, रेडियो के थ्रू हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है फेस टू फेस, स्पीच आप दे रहे हो किसी को, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, presentation if you are showing to somebody on the call, that is also a part of oral communication, any meeting, any conference face to face, all these are common examples of oral communication. So what is the importance of oral communication? Importance क्या होता है पहले वो समझते हैं. अगर मैं आपके साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट करती हूँ ना, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? इट हेल्प्स इन पर्सनल बिल्डिंग पर्सनल रिलेशनशिप. कभी भी आप देखना, आप किसी को मैसेज के थ्रू आई मीन किसी को आप अगर मेल लिखते हो या लेटर भेजते हो, तो वो बड़ा ही फॉर्मल टाइप हो जाता है. लेकिन अगर मुझे उस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि मैं उससे वन टू वन फेस टू फेस बात करूँ. इससे मैं सामने वाले को और बेहतर जान पाऊंगी, उसके रिएक्शंस को तुरंत देख पाऊंगी कि मेरे मैसेज का क्या रिएक्शन उसके ऊपर पड़ रहा है, एंड हमारा रिलेशनशिप इससे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा. तो ये ओरल कम्युनिकेशन का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ये भी है कि इससे ह्यूमन रिलेशनशिप हेल्दी होता है, स्ट्रांग होता है. ठीक है. और आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए ओरल कम्युनिकेशन का? इसमें ये बेनिफिट है कि ये फास्ट होता है कंपेरेटिवली. अगर हम बात करें कि टाइम बचाता है, क्योंकि देखो तुरंत तुरंत मैंने आपको कुछ बोला और उसी समय अगर आप उसको मेरे को रिवर्ट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ टाइम ऑफ 1 or 2 days, देयर इज एन ऑप्शन ओवर द कॉल कि आप तुरंत के तुरंत अपना जवाब दे दो. तो इसका मतलब एक ये सेव करता है टाइम. अच्छा, अपॉर्चुनिटी देता है मुझे पूछने का फीडबैक और क्लैरिफिकेशन. मतलब मैं फ़ोन पर ही अगर आपको कुछ समझा रही हूँ, अब मैं तुरंत तुरंत आपसे पूछ सकती हूँ कि समझ में आया, तो आप मुझे तुरंत बोल दोगे हाँ, नहीं आया तो ना, और उसी के उसी वक्त मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकती हूँ. जबकि रिटर्न में ये ऑप्शन नहीं होता है. उसमें होता है ऑप्शन, लेकिन वो डिले हो जाता है प्रोसेस, बिकॉज जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप पूरा का पूरा मैसेज पढ़ के रिप्लाई करोगे, और फिर जब मैं चेक करूंगी उस रिप्लाई को, उसके बाद मैं रिवर्ट करूंगी. So it involves a lot of time. But here this is not the case. Next, ये आपका टोन वॉइस बहुत मैटर करता है. जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो जब ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि सामने वाले की वॉइस टोन और ये सारी चीज़ को आप जज कर सको कि सामने वाला किस टोन में, पॉजिटिव वे में आपसे बात कर रहा है, नेगेटिव वे में, उसका इंप्रेशन आपको समझ में आ जाएगा, जो कि रिटर्न में हम लोग वी फेल टू अंडरस्टैंड एंड वी इंटरप्रेट इनकरेक्टली. कई बार लिखी हुई बातें को हम लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन कहीं भी बात को नहीं कर पाते गलत, क्योंकि उसमें हमको सामने वाले का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है कि वो किस तरीके से हमसे बात कर रहे हैं. टोन ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करता है आपकी बात को समझाने के लिए. ठीक है. तो ये भी इसका एक एडवांटेज या इम्पोर्टेंस बोल सकते हो. नेक्स्ट, किसी को आपको परसुएट करना हो ना, कोई भी बात के लिए मनाना हो, परसुएट करना मतलब होता है कन्विंस. सो इफ यू वांट टू कन्विंस समबडी, देन ओरल कम्युनिकेशन इज द बेस्ट मोड, बिकॉज आप कन्विंस कर सकते हो अपनी बातों से सामने वाले को, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को बताकर. लिखने में सामने वाला को जितना इम्फेसिस देना है, वो उस हिसाब से पूरे मैसेज को वो इक्वली इम्फेसिस देगा. लेकिन बोलने में क्या होता है ना, आपको जिस पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर देनी होती है, आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, तो सामने वाला भी बार बार सुन रहा है आपको, तो वो इजीली कन्विंस हो जाता है आपसे, जो कि रिटर्न में थोड़े कम चांसेस होते हैं कन्विंस करने के. नेक्स्ट, जब भी हमें ग्रुप इंटरेक्शन करना होता है ना, एक से ज़्यादा लोग के साथ ग्रुप में बातचीत करनी होती है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू गो फॉर ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ बात कर सकते हो एक ही टॉपिक पर with the same level of energy and everything. So it saves a time and it is effective also, rather than वो लिखा हुआ आप भेजोगे इंडिविजुअली सबको. इन अ ग्रुप यू कैन डायरेक्टली फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट. नेक्स्ट, ये इकोनॉमिक होता है, क्योंकि लॉन्ग पैराग्राफ्स आपको लिख के नोट्स नहीं बनाने होते, प्रिंट आउट्स नहीं लेने होते, फिर भेजना नहीं होता किसी और को. तो इट सेव्स टाइम एज वेल, सॉरी, इट सेव्स मनी एज वेल. And the last one says withdrawal or of oral communication is comparatively an easy task. Okay. आप कोई बात बोल रहे हो, अगर आपको उस बात से विड्रॉ करना है, तो यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व नहीं होगा. जैसे कि मान लो क्या होता है ना, मैसेज जब हम मेल करते हैं, अब मेल में आप कुछ ऐसा बात लिख दिए जो आपको नहीं लिखना था, और ये बात आपको रियलाइज कब हुआ पता है? मेल सेंड करने के बाद. मेल पे तो आपने सेंड बटन क्लिक कर दिया, फिर आपको जब आप वापस से उसको खोले तो आपको लगा शिट, मैंने तो गलत लिख दिया, मुझे ये तो नहीं लिखना चाहिए था.
अब आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज दैट मेल इज सेंड टू दैट पर्सन ऑलरेडी, उन्होंने तो वो मेल को पढ़ भी लिया होगा। लेकिन वही अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते ना, तो अगर गलती से आपने कुछ गलत बोल दिया ना, आप उसको तुरंत के तुरंत रेक्टिफाई कर सकते हो, वो इतनी बड़ी टफ प्रॉब्लम नहीं है। आप तुरंत उस बात में या तो कुछ एड ऑन कर सकते हो, या आप तुरंत उस बात को बोल सकते हो कि आपने गलत बोला, उस बात को तुरंत खुद को डिफेंड कर सकते हो कि क्या करेक्ट है। लेकिन यही चीज बहुत ट्रिडियस हो जाता है जब रिटर्न होता है। एडवांटेजेस क्लियर है ओरल कम्युनिकेशन का? एनी डाउट? यस मैम, नो क्लियर है। ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस। हर चीज का जैसा अभी ऊपर बताया एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट ऑल्सो डिजर्व इक्वल मेंशन एज ओरल कम्युनिकेशन बाय इटसेल्फ इज नॉट इफेक्टिव ऑलवेज। मतलब अभी ऊपर पढ़कर आए कि इफेक्टिव होता है, बट इट इज नॉट द केस ऑलवेज। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेजेस। मेरा और आपका, मैं सेंडर हूँ और अगर आप रिसीवर हो, तो मेरा और आपका एटीट्यूड विल मैटर द मोस्ट वाइल कम्युनिकेटिंग। जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरा एटीट्यूड एंड आपका एटीट्यूड इज वेरी मच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। व्हाई? क्योंकि आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कम्युनिकेशन करते समय कि वन साइडेड कम्युनिकेशन कभी नहीं होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। सो वॉट एवर आई एम स्पीकिंग आई हैव टू बी वेरी attentive to what I say, very much aware about what I say. It should not hurt the sentiments of the person who is in front of me. So I have to be very particular while speaking. The right use of words मुझे याद कर, मुझे बात करते समय मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा that I am using the right words. I am not using any offensive words or which is hurting the sentiments of the receiver. So these things are very much taken care of in oral communication. क्योंकि अगर मुझे सही रिस्पॉन्स चाहिए अपने मैसेज का, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा वर्ड भी सही हो, राइट? तो एक गलती से ब्लंडर भी हो सकता है, एक गलत वर्ड पूरा कम्युनिकेशन को फेल कर सकता है, उसके मोटिव को फेल कर सकता है। अनप्लीजेंट, अनवेलकम और ये सब सारी चीज़, फीलिंग्स, हार्ड फीलिंग्स, ये सबको अवॉइड करना होगा बाय ओरल कम्युनिकेशन। एंड यू हैव टू लिसन अटेंटिवली, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपका अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सामने वाला सुन ही नहीं रहा है उसकी बात, अगर वो पार्शियल लिसनिंग कर रहा है या सुन ही नहीं रहा है, तो फीडबैक हमेशा वो गलत ही देगा, क्योंकि उसने सुना ही नहीं तो वो क्या करेक्ट फीडबैक देगा, वो जज किस बेसिस पे करेगा। तो ये थोड़े ड्रॉबैक्स है जो कि रिटर्न में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल। ओरल पढ़ा हमने, रिटर्न पढ़ा, थर्ड था विजुअल। विजुअल वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? जिसको आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर टेबल, ग्राफ, मैप, मॉडल्स, स्लाइड्स ये सब अगर आपके साथ शेयर करती हूँ, तो दीज आर वेरी मच विजिबल टू यू। जैसे कि अभी शेयर हो रहा है स्क्रीन, सो दैट इज विजिबल टू यू, द चार्ट और द पीडीएफ इज विजिबल टू यू। सो ये विजुअल कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच। ठीक है, मोड्स विजुअल कम्युनिकेशन का भी हमने पढ़ा इतना सारा, क्या क्या था? ग्राफ, टेबल, मैप, मॉडल, स्लाइड्स, फ्लिप कार्ड्स, सॉरी फ्लिप चार्ट्स। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या होता है? ये विजुअल कम्युनिकेशन क्यों ज़्यादा बेटर होता है रिटन या ओरल से? क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो चीज़ हम सुनते हैं ना वो तो हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन सुनने के साथ साथ अगर आपको वो चीज़ विजुअलाइज करा दिया जाए ना, तो वो देर तक आपके माइंड में इफेक्ट रखता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आपके घर का एड्रेस मुझे बताओ, तो एक तरीका होगा कि आप मुझे डायरेक्ट एड्रेस टाइप करके बता दो, एड्रेस लिख दिया आपने कि ये रोड है, ये स्ट्रीट है, इतना नंबर। लेकिन वही अगर आप मुझे लैंडमार्क बता दोगे ना, और वो लैंडमार्क मैं देख सकती हूँ अगर कहीं पर, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम ना मैं भूल के भी नहीं भूल पाऊंगी, चाह कर भी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि मुझे वो विजुअलाइज रहेगा माइंड में। अच्छा, ये कलर की बिल्डिंग के बगल में घर था, तो वो बिल्डिंग का कलर विजुअलाइज आप कर लोगे ना जब अपने दिमाग में, तो वो आपको याद करने में ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू कुछ रॉ डेटा जो कि आप सिर्फ लिखा हुआ पढ़ रहे हो। लेकिन अगर वही चीज़ मैं विजुअलाइज करती हूँ विद द हेल्प ऑफ चार्ट, पिक्चर्स, डायग्राम, तो it creates a longer impact on your mind. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल हो गया समथिंग विच यू कैन सी एंड हियर एट द सेम टाइम। जैसे कि टीवी, टेलीविजन पे क्या है, ऑडियो तो रहता ही है और साथ साथ वीडियो भी रहता है, आप स्क्रीन भी देख सकते हो, आप सुन भी सकते हो।
मूवी थिएटर, हॉल, सिनेमा, क्या है ये सब एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, जहाँ पर आप सामने वाले को सुन भी सकते हो, वीडियो पर उसको देख भी सकते हो। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या होता है? जब आपको बेनिफिट ऑफ साइट एंड बेनिफिट ऑफ हियरिंग दोनों मिलता है ना, तो आपका इफेक्टिवनेस हमेशा बढ़ जाता है इस चीज़ के प्रति। जैसे कि अगर सिर्फ सुनना होगा ना, तो इंसान क्या सोचेगा कि चलो ना, बैठ के कौन सुनेगा, मैं तो लेट कर भी सुन सकता हूँ, या मल्टीटास्किंग करने लग जाएगा। कान में ईयरफोन्स लगा लिया, सुनाई तो दे ही रहा है, हाथ से दूसरा काम कर रहा है। लेकिन जब मैं अगर आपको स्क्रीन पे पढ़ा रही हूँ ना, आपका ध्यान भी स्क्रीन पर होना चाहिए, और आपके कान ईयरफोन्स से आपकी अटेंशन भी होना चाहिए। मतलब आपका अटेंटिव लिसनिंग हो जाएगा, आपका इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, बिकॉज यू हैव टू फोकस एट द स्क्रीन, एट द सेम टाइम यू हैव टू हियर लिसन, और यू हैव टू लिसन प्रॉपर्ली। सो हमेशा याद रखना कि ऑडियो विजुअल इज मोर इफेक्टिव देन ओनली ऑडियो और ओनली विजुअल। ठीक है। दूसरा एडवांटेज इसका ये हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट लॉन्गर रहता है। जैसा कि मैंने अभी आपको विजुअल में बताया कि विजुअल का इम्पैक्ट एक लॉन्गर समय तक रहता है, उसी तरह ऑडियो विजुअल का भी इम्पैक्ट लंबे समय तक रहता है। ठीक है। मैम वो आप और कितना देर कराएंगे क्लास? एक्चुअली मेरा दूसरा क्लास भी है, कितना बचे? 4:30 से है, तो फिर अभी आप लोग सबका कितना है देर क्या? आप कराएं? नहीं नहीं, मेरा है बस। मेरा क्लास 4:30 के पहले बस ओवर हो जाएगा 5-10 मिनट्स में। ठीक है, वी आर डूइंग विद द ठीक है लास्ट ठीक है टॉपिक ठीक है ओनली। मैम। या ओके। सो इसका एक डिसएडवांटेज है कि इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें कंजम्पशन इंटरनेट की भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड इट इन्वॉल्व्स अ हाई कॉस्ट। इट नीड्स सम इक्विपमेंट्स, सम सॉफ्टवेयर, जहाँ से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो या कुछ भी स्मूथली करने के लिए यू नीड इक्विपमेंट्स और सेटअप। तो ये कंपेरेटिवली बाकी सारे मोड से थोड़ा कॉस्टली है, ये इसका डिसएडवांटेज था। So we are done with verbal communication. The next one is non-verbal communication. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन माने जहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो। इसीलिए मैंने याद करो वर्बल का मतलब बताया था, जहाँ पे हम लोग वर्ड्स को यूज करते हैं। अब वो रिटन हो ओरल हो मैटर नहीं करता, बट वर्ड्स का यूज हो रहा था। अब जब बिना शब्दों की आप बात करो तो वो होता है नॉन वर्बल। जैसे कि बिना शब्द के कैसे बात किया जाएगा मैम? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं अगर कुछ एक्सप्रेशन से आपको बताना चाहूँ, कुछ गेस्चर्स दूँ, कुछ बॉडी मूवमेंट्स के साथ आपको कुछ इशारा करूँ, नॉडिंग द हेड, आई कॉन्टैक्ट मैम करना, इमोजी भी हो सकता है। इमोजीज हो सकता है, कुछ भी तरीका से मैं आपको कुछ बताना चाहूँ विदाउट यूजिंग वर्ड्स इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। अनस्पोकन या अनरिटन मैसेज होता है बेसिकली। ठीक है। जैसे कि फ्राउनिंग करना, स्माइल करना, ये सब क्या है? ये सब एक तरह का आपका गेस्चर्स है, बॉडी एक्सप्रेशंस है, जो आप फेस एक्सप्रेशंस है रादर, जिससे आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हो कि आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है उस मैसेज के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव स्टेटेड समथिंग एंड आई वांट टू नो दैट यू अग्री और नॉट अग्री, और यहाँ पे मैं बोली कि आंसर इन नॉन वर्बल फॉर्म, तो आप क्या बोलोगे? यस मैम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने क्लियरली बोल दिया नॉन वर्बल आंसर दो मुझे। तो आप क्या करोगे? नॉड योर हेड। इफ द वीडियो इज ऑन यू कैन नॉड योर हेड, दैट मीन्स आपकी हाँ है, आप अग्री कर रहे हो, राइट? तो ये सब आपका एग्जाम्पल्स हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अब जानना होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या है या फिर डिसएडवांटेज भी क्या है। ओके, लेट मी रीड आउट, छोटा सा 2 पैराग्राफ्स है। It is an unspoken or unwritten message that uses body language. This may be used by itself, frowning or smiling at someone, or along with oral communication. In a situation involving the use of oral communication, non-verbal signs play a equally important role. While listening to someone, one may also be looking at the person. Their facial expressions, such as smile or frown, may strengthen the verbal message. The entire body language, from large gestures to proximity with the listener, may help emphasize the contents of the message. Alternatively, if the non-verbal communication is absent, it leaves the recipient guessing. The British stiff upper lip, which looks down upon display of emotions in public, is a good example. Similarly, in the case of verbal and non-verbal incongruence, the result may be confusion and even a communication failure. It is important to note two things. In simple situation, non-verbal communication may suffice in itself.
For example, it will be perfectly in order to smile at a guest and escort him without speaking a word. Second, this form of communication has a strong cultural content. The Arabs and Latin Americans are prone to move closer to the listener as well as maintain more eye contact than the Europeans do. Similarly, physical contact is considered a powerful tool of communication. But touching an acquaintance, the handshake expected, is almost taboo among the British, insignificant in America and common in Latin America. देखो बहुत अच्छी अच्छी बात की है यहाँ पर। यहाँ बता रहे हैं कि किस तरीका से हम लोग विदाउट यूजिंग वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं या क्या एक्स्ट्रा हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो आप बता रहे हैं कि एक तरीका होता है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग और लिसनिंग टू समबडी यू कैन गिव अ एक्सप्रेशन ऑफ फ्राउनिंग और स्माइलिंग टू समवन विथ योर ओरल कम्युनिकेशन। इस सिचुएशन में क्या होगा ना, मुझे सामने वाले का फीडबैक और अच्छा से पता चल पाएगा। एक तो वो मुझे लिखकर बताएगा तो बताएगा, लेकिन इफ ही इज फ्राउनिंग ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि उसे शक है मेरी बात पर। ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई एम स्पीकिंग, ही हैज अ डाउट इन हिज माइंड। तो उसके एक्सप्रेशन से मुझे वही पता चल गया ना कि वो फ्राउन कर रहा है, बंदा क्लियर नहीं है कि मैं मेरी बात को वो क्लियरली समझ नहीं पा रहे। तो व्हाट आई विल डू देन एंड देयर, आई विल स्टॉप एंड आई विल रिपीट माई सेल्फ एंड प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ बेटर वे, ताकि वो उस बात को क्लियर हो, वो वाला टॉपिक क्लियर हो, देन ओनली आई विल प्रोसीड। उसी जगह अगर वो बंदा फ्राउन नहीं करके स्माइल करता है ना, तो जब लिसनर इज स्माइलिंग एट यू, दैट मीन्स यू आर प्रिटी श्योर कि यू आर गोइंग गुड। सामने वाले आपकी बात को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्मूथ हो रहा है, आपको एक इशारा मिल रहा है उसकी तरफ से दैट ऑल इज फाइन, ऑल इज गोइंग वेल। सो दिस एक्सप्रेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है ना, तो रेसिपिएंट गेस करने लग जाते हैं। जैसे ब्रिटिश लोग के बारे में यहाँ पे कुछ हैबिट बता रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं ना, कोई का हैबिट होता है कि नीचे देखना, ऊपर देखना बात करते समय। लेकिन बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम लोग आई टू आई कांटेक्ट करके अगर कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। जैसे कि एक हैंड शेक करना हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे ब्रिटिश लोग इसको बहुत टैबू मानते हैं, वो लोग इसमें बिलीव नहीं करते, लेकिन लैटिन अमेरिका में यही चीज़ थोड़ा कॉमन है। ठीक है, जस्ट गिव इट अ रीडिंग, इसमें लर्न करने का कुछ नहीं है। नॉन वर्बल में क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं आपको वो समझना है कि क्या क्या तरीका है जिससे आप नॉन वर्बली भी एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को। क्लियर है गाइस? यस Yes, ma'am. Yes. तो Yes, आज ma'am.